गुड मॉर्निंग। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बता दिया था इस थ्योरी के बारे में कि कितने टाइप का विघटन है, और आपको मैंने ये भी कहा था कि इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो आप सभी समझदार बच्चे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। नहीं भी नोट करेंगे तो फिर आपको लेक्चर बार बार देखना है, सुनना है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर कॉपी में सामने लिखा हुआ होगा तो हम क्विकली रिवाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मेथड्स तो जो पुरानी चली आ रही वही बेहतर है पढ़ने की। फिर भी आगे चलते हैं। तो मैं आपको समझौते और सूचना वाली बात समझा चुका था। अब समझना है आकस्मिक और अनिवार्य समापन। तो देखिए, अनिवार्य मतलब कि आपको बिजनेस बंद करना है, मतलब करना ही पड़ेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनिवार्य समापन। तो इसकी सिर्फ दो स्थितियां हैं, एक ये वाली पॉइंट, एक ये वाली पॉइंट। ये लिखा हुआ है दिवालियापन और ये लिखा हुआ है अवैध व्यापार। भैया अवैध व्यापार में क्या समझाऊं? अवैध का मतलब इलीगल बिजनेस, मतलब कानूनन आप जो काम कर रहे हो वो नहीं किया जा सकता है। किसी भी कारण से अगर आपका काम गैर कानूनी सिद्ध हो जाता है तो कानून आए या ना आए आपको बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। तो कभी भी अगर हम जो व्यापार कर रहे हैं वो गैर कानूनी अगर हो जाता है चलते चलते, तो ऐसी स्थिति में उस बिजनेस को बंद करना कौन सा वाला समापन कहलाएगा? अनिवार्य समापन। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अगर हमारा व्यापार अवैध व्यापार हो गया, इलीगल बिजनेस हो गया, तो ये किस प्रकार का विघटन कहलाएगा? तो ये किस प्रकार का विघटन कहलाएगा? अनिवार्य प्रकृति का विघटन कहलाएगा, और इसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो गैर कानूनी बिजनेस हो गया तो उसको बंद करना ही पड़ेगा। न्यायालय उसमें कोई आदेश नहीं देगा, आपको बंद करना है, मतलब आपके पास कोई चारा नहीं है, बंद ही करेंगे। एक पॉइंट है दिवालियापन। दिवालियापन वैसे तो कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है आपको तो मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्तियां कम हैं और जिसके सर पे दायित्व ज़्यादा है, मतलब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर भी अपने कर्जे नहीं चुका सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को कानून दिवालिया घोषित कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपन दिवालिया बोलते हैं, जिसके सर पे कर्जे ज़्यादा है और संपत्ति कम है। तो दिवालियापन में अनिवार्य समापन का क्या मतलब? तो दिवालियापन में भी अनिवार्य का समापन है और आकस्मिक में भी इसका समापन। देखो समझो, दिवालियापन का मतलब क्या मैंने बता दिया। दिवालियापन जिसकी दायित्व ज्यादा है, संपत्ति कम, ऐसा साझेदार दिवालिया माना जाता है। कम से कम 2 साझेदार बिजनेस में होना जरूरी है। तो सिचुएशन ये है कि हम 10 साझेदार हैं मान लो, एक को छोड़कर बाकी सबके सब कौन हो गए? दिवालिया। अब जब एक व्यक्ति ही बचा है, बाकी सब दिवालिया हो गए, दिवालिया व्यक्ति किसी फर्म का साझेदार नहीं हो सकता है। तो अगर एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी 9 के 9 दिवालिया हो गए, तो एक व्यक्ति तो साझेदार रह ही नहीं सकता ना। साझेदारी में तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 साझेदार थे, 10 में से 9 लोग दिवालिया हो गए। इसका मतलब ये कि 9 लोग तो अपने आप ही साझेदारी से हट गए, वो साझेदार बन ही नहीं सकते। अब एक अकेला व्यक्ति बना, और एक अकेला व्यक्ति कभी साझेदारी नहीं चला सकता, क्योंकि साझेदारी के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो जब या तो सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, या सबको छोड़कर एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए। दोबारा सुन लें, या तो सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, या एक को छोड़कर बाकी सभी साझेदार दिवालिया हो जाए। तो इस स्थिति में बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, और ये अनिवार्य वाली कंडीशन में आता है। अब यहाँ पर चले अपन आकस्मिक समापन में। आकस्मिक समापन में क्या है? साझेदार की मृत्यु। 3 साझेदार हैं, 3 में से एक साझेदार मर गया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अगर एक साझेदार मर गया तो बाकी 2 साझेदारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो बिजनेस को चलाना चाहें तो चलाएंगे, नहीं चलाना चाहें तो बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा। समझ गए बात को? लेकिन ये जो स्थिति है, ये स्थिति तब आपको समझ में आएगी जब आप अपने दिमाग में मानकर चले कि 2 ही साझेदार थे, ए और बी 2 साझेदार हैं, बी मर गया, तो अब तो ए अकेला बचा। ए अकेला बचा तो आपको बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा, और इस प्रकार का समापन आकस्मिक समापन की कैटेगरी में आता है। एक साझेदार का दिवालिया होना, अगर सभी साझेदार दिवालिया हो गए तो वो अनिवार्य है। ये ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना हो, दिवालिया शब्द ना पड़े। कितने लोगों के दिवालिया की बात हो रही है? सभी दिवालिया हो गए तो इधर, एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो गए तो भी इधर। लेकिन अगर एक ही साझेदार दिवालिया हुआ है तो उसको अपन आकस्मिक समापन की स्थिति में डालेंगे। 2 साझेदार है, एक दिवालिया हो गए तो वो आकस्मिक की कैटेगरी में आने वाला है। अवधि समाप्त होना, हमने 6 या 7 साल के लिए साझेदारी की थी कि 7 साल के बाद हम साझेदारी बंद कर देंगे, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है। आज 7 साल खत्म हो गए तो हमारी अवधि समाप्त हो गई, हमें बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ये भी आकस्मिक स्थिति में ही आएगा। कार्य समाप्त होना, जैसे हम लोगों ने कोई साझेदारी की है किसी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, या किसी पुल को बनाने के लिए, किसी रोड को बनाने के लिए, ऐसी स्थिति में हमने जिस काम के लिए साझेदारी की, जिस दिन वो काम खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी साझेदारी की फर्म भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये है इन सभी स्थितियों में
अगर बचे हुए साझेदार चाहें तो बिजनेस को आगे कंटिन्यू चला सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो बिजनेस को वहीं बंद करना पड़ेगा। तो ये न्यायालय के बिना वाले में मैंने आकस्मिक आपको समझाया, अनिवार्य आपको समझाया। बार बार वीडियो को देखिएगा तो हर पॉइंट के बारे में एक एक लाइन तो आप लिख ही पाओगे। तो एक पेज तो आप इस ग्राफ को बनाने में ही खराब कर दोगे एग्जाम में, और फिर सबके बारे में अगर एक दो लाइन भी लिखोगे तो आराम से आपकी 2 पेज की और थ्योरी तैयार हो जाएगी। मतलब टोटल इसको लिखने में आप 2.5 से 3 पेज का डाटा कवर कर सकते हैं, और एक 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। न्यायालय के द्वारा वो कौन सी स्थितियां हैं जब न्यायालय आदेश देगा कि आपके बिजनेस को बंद कर दिया जाए। तो उसमें पहला है साझेदार के पागल होने पर। अगर हमारे बिजनेस में कोई साझेदार पागल हो जाता है तो पहली बात तो ये है भैया मेरे कि जो व्यक्ति पागल हो गया उसको आप वैसे ही फर्म से बाहर निकाल दो, उसका हिसाब किताब जो भी जितने पैसे बन रहे हैं वो ले देकर उसको बाहर करो। लेकिन अगर आप उसको बाहर नहीं कर रहे हो तो न्यायालय को अगर कोई जानकारी मिलती है कि एक पागल व्यक्ति को लेकर ये अपनी साझेदारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आपके बिजनेस को बंद करने का आदेश देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि न्यायालय आपके पास खुद चल कर आने वाला नहीं है, न्यायालय के पास हमें केस लगाना पड़ेगा। तो जैसे 4 साझेदार ए बी सी और डी पागल हो गए। अब बी और सी चाहते हैं कि चलो डी को अपन साथ ही लेकर चलते हैं, लेकिन ए नहीं चाहता है कि भाई पागल व्यक्ति को साझेदार बनाए। तो ए इस चीज़ का केस लगा सकता है न्यायालय में, और जब ये केस लगाया जाएगा तो न्यायालय इस बिजनेस को बंद करने का आदेश दे देगा। ऐसी स्थितियां हैं। अगला है स्थायी रूप से अयोग्य होना, मतलब मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर कोई ऐसा साझेदार है जो कार्य करने के लायक अब नहीं रहा है, तो उस साझेदार को उसका हिसाब किताब देकर बाहर कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, अयोग्य होने के बाद भी अगर हम उसको फर्म में बैठा कर रख रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय में इस चीज़ के खिलाफ केस लगाएगा तो न्यायालय इस बिजनेस को बंद करने का आदेश दे देगा। साझेदार द्वारा ठहराव भंग करना, हम जब बिजनेस साझेदारी का चालू करते हैं तो हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, अनुबंध बनाना पड़ता है, उसके सारे नियम शर्तें लिखते हैं कि किस साझेदार के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, कौन सा साझेदार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, यही ठहराव है। अगर कोई साझेदार इन नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसी दशा में भी केस लगाया जा सकता है, और केस लगाने पर सरकार आपके बिजनेस को बंद करने का आदेश दे सकती है। किसी साझेदार द्वारा अपना भाग किसी अन्य को हस्तांतरित करना, इसका मतलब ये समझो ए बी सी 3 साझेदार, सी ने बिना ए और बी की अनुमति के, ए बी सी 3 साझेदार, सी ने ए बी की अनुमति के बिना अपना हिस्सा डी को बेच दिया। बोला तू आज से तू मेरी जगह पर आकर साझेदार बन जाना। जब ए और बी ने ये बात स्वीकार ही नहीं की तो सी अपना हिस्सा बेच नहीं सकता था। सी ही साझेदार रहेगा, डी को साझेदार तब तक नहीं बना सकते जबकि बाकी के साझेदार उस चीज़ पर सहमति न दे दें। तो ए और बी की अनुमति के बिना अगर सी अपना हिस्सा किसी और को बेच जाता है, मतलब उसको साझेदार बना देता है, तो अगर केस लगाया जाए तो इस बिजनेस को न्यायालय बंद करने का आदेश दे देगा। लगातार हानि होने पर, अगर आपका बिजनेस पिछले कई सालों से नुकसान में चल रहा है फिर भी साझेदार उसको चला ही जा रहे हैं और इसके खिलाफ अगर किसी ने केस लगा दिया किसी साझेदार ने, तो भी कानून इसको बंद करने का आदेश दे देगा। तो ये कुछ दशाएं हैं भाई, जिस स्थिति में कानून को अगर पता चलेगा, मतलब कानून पर अगर हम कानून के पास जाकर हम मदद मांगेंगे या केस लगाएंगे कि भाई ये परेशानी है, तो कानून आदेश देगा और इस पूरे बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। इन दशाओं के अलावा कभी भी कानून आदेश नहीं देता है बिजनेस को बंद करने का। तो ये कुछ दशाएं हैं। इसके अलावा लास्ट में लिखा है मैंने अन्य कोई न्यायोचित कारण, अगर इसके अलावा सरकार को कोई ऐसा कारण लगता है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो भी बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी लेंथी थी कि इसको एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता है। अब शांति से आप थोड़ा थोड़ा टुकड़े में इस वीडियो को देखना और बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा ही बनेगा और बड़ा क्वेश्चन भी बनने ही वाला है। इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 2-3 थ्योरीज ही हैं इस पूरे चैप्टर में। एक थ्योरी मैंने ये समझा दी, एक थ्योरी मैंने अंतर वाली समझा दी थी, एक आध थ्योरी और बची है आगे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। उनमें से ही कोई ना कोई 5 मार्क का क्वेश्चन आपका आने वाला है और ज़्यादा कुछ चैप्टर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, उन्हीं में से 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो बस ये लेक्चर इतने ही, अननेसेसरी लेंथी मुझे नहीं करना है लेक्चर को। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और मेरी सलाह है कि इसको कॉपी पे नोट कर लें। और फिर मेरी सलाह है कि अगर फिर आपके पास बुक्स है और आप बुक्स से फिर इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ज़रूरत नहीं है बुक से पढ़ने की, इसी को अच्छे से पढ़िए और हर पॉइंट के बारे में एक लाइन सोच लीजिए कि हमें एक लाइन क्या क्या लिखनी है, तो ये इजीली थ्योरी का आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।